21 मई 2026 की सुबह करीब 7 बजे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझोला गांव में अचानक एक के बाद एक कई फोन कॉल किए जाते हैं। कॉल करने वाली थी 24 साल की आंचल। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने सबसे पहले अपनी ननद को फोन किया और कहा, जल्दी घर पहुंचो, तुम्हारे भाई पवन ने कोई बड़ा गलत कदम उठा लिया है। इसके बाद उसने अपने जेठ देवेंद्र को भी यही बात बताई। कुछ ही मिनटों में उसने लगभग पूरे परिवार और अपने मायके वालों तक यही खबर पहुंचा दी। जब घर वाले भागते हुए वहां पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 28 साल का पवन कुमार घर के अंदर बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी हैं या अभी उम्मीद बाकी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परिवार के लोग बिना एक पल गंवाए उसे अस्पताल ले जाने के लिए उठाने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। पवन की पत्नी आंचल ने अचानक उन्हें रोक दिया। वह किसी भी कीमत पर पवन को अस्पताल नहीं ले जाने देना चाहती थी। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उसका यह व्यवहार वहां मौजूद हर शख्स को अजीब लगा। आखिरकार परिवार वालों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जबरदस्ती पवन को अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद कुछ ही मिनटों में वह खबर सुना दी, जिसे सुनकर पूरा परिवार टूट गया। पवन अब इस दुनिया में नहीं था। मौत की पुष्टि होने के बाद परिवार ने आंचल से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तब उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पवन बहुत तनाव में था। किस बात का तनाव था, यह उसे भी नहीं पता। उसके मुताबिक पिछली रात सोने से पहले पवन ने जहर पी लिया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। शायद परिवार इस कहानी पर यकीन भी कर लेता, लेकिन पवन का शरीर कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। उसके शरीर पर कई गहरे चोटों के निशान थे। पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। पहली नजर में ही ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई हो। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या यह सचमुच आत्महत्या थी या फिर किसी ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। इसी बीच पवन की बहन आगे आई और उसने ऐसा दावा किया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। उसने साफ शब्दों में कहा, मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। उसकी यह बात सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर कोई हैरान था। तभी उसने एक और ऐसा खुलासा किया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को सन्न कर दिया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही पवन ने उसे फोन किया था। उस कॉल में उसने कहा था, अगर कभी तुम्हें मेरी मौत की खबर मिले और लोग कहें कि मैंने आत्महत्या की है तो उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। बस यही एक वाक्य पूरे मामले को संदिग्ध बना देने के लिए काफी था। अब किसी को भी आंचल की कहानी पर भरोसा नहीं रहा। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे घर को अपने कब्जे में लिया और पवन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक तरफ सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी थीं, तो दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम घर के हर कोने की बारीकी से जांच कर रही थी। दीवारें, कमरा, सामान और हर छोटी बड़ी चीज को खंगाला जा रहा था। लेकिन जब फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों सामने आईं, तो जो सच निकल कर आया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आज तक आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे जहां विश्वासघात ने किसी की जान ले ली, लेकिन इस केस में जो राज सामने आने वाला था वह शायद आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। आप देख रहे हैं द क्राइम डायरीज, और अब शुरू होती है इस रहस्यमयी मौत के पीछे छिपे उस सच की कहानी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनके इर्द गिर्द यह पूरा मामला घूमता है, क्योंकि कई बार किसी घटना की असली वजह उस दिन नहीं बल्कि महीनों पहले शुरू हुई परिस्थितियों में छिपी होती है। पवन ठाकुर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझोला गांव का रहने वाला था और कृषि विभाग में कार्यरत था। उसके परिवार में बड़ा भाई देवेंद्र था, जो बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर काम करता था और पास ही अपने अलग घर में रहता था। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। करीब 5 साल पहले पवन की शादी संभल निवासी आंचल से हुई थी। परिवार की सहमति से तय हुए इस रिश्ते में शुरुआत से ही दोनों के बीच अच्छी समझ दिखाई देती थी।
बताया जाता है कि पवन ने शादी के समय दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे उसके स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। शादी के लगभग 2 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और लंबे समय तक परिवार की जिंदगी सामान्य चलती रही। लेकिन वर्ष 2024 में हालात बदलने लगे। पवन को अपनी पत्नी के व्यवहार को लेकर गंभीर संदेह होने लगा। एक दिन ड्यूटी से लौटने पर उसने घर का दरवाजा बंद पाया। बताया जाता है कि जब उसने खिड़की से अंदर देखा तो उसे ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने उसे गहरे सदमे में डाल दिया। पवन का आरोप था कि उसने अपनी पत्नी आंचल को अपने बड़े भाई के बेटे अंकित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इस घटना के बाद घर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिवार के सदस्य इकट्ठा हुए और दोनों पक्षों से बातचीत की गई। परिवार ने सभी को समझाने और मामला शांत कराने की कोशिश की। कुछ समय तक ऐसा लगा कि तनाव कम हो गया है, लेकिन पवन को लगता रहा कि दोनों के बीच संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच लगातार विवाद होने लगे और रिश्ते में भरोसा लगभग खत्म हो गया। बताया जाता है कि इन परिस्थितियों के कारण पवन अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहने लगा था। उसकी बड़ी बहन के अनुसार घटना से कुछ समय पहले पवन ने उससे कहा था, अगर कभी मेरी मौत की खबर मिले और उसे आत्महत्या बताया जाए तो इस पर बिना जांच के भरोसा मत करना। समय बीतता रहा और फिर 21 मई 2026 की सुबह करीब 7 बजे खबर आई कि पवन की मौत हो गई है और शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। लेकिन आगे की जांच में कई ऐसे सवाल सामने आए जिन्होंने इस पूरे मामले को एक अलग दिशा दे दी। परिवार की शिकायत और पवन की बहन के बयान के बाद पुलिस ने मामले को सामान्य मौत मानने के बजाय गंभीरता से लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब रिपोर्ट सामने आई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने शुरुआती आत्महत्या की कहानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पवन के शरीर पर चोटों के कई निशान थे। रिपोर्ट में उल्लेख था कि उसके साथ मारपीट हुई थी, गला दबाने का प्रयास किया गया था और उसकी मृत्यु का कारण बिजली के करंट से जुड़ी चोटें बताई गईं। जांच में यह भी सामने आया कि शरीर में विषैले पदार्थ के अंश मिले, जिससे यह आशंका बनी कि मौत के बाद या उसके आसपास की परिस्थितियों में साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश की गई हो सकती है। इसके अलावा शरीर पर ऐसी चोटें भी दर्ज थीं जिनसे यह संकेत मिला कि उसे ऊंचाई से गिराया गया हो सकता है। इन निष्कर्षों के बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने सबसे पहले पवन की पत्नी आंचल से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार आंचल ने ऐसे बयान दिए जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ी। पुलिस का कहना है कि उसने पवन की मौत को आत्महत्या न बताते हुए हत्या का मामला बताया और दावा किया कि इस घटना में वह अकेली नहीं थी। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने अंकित, अपनी बहन शिखा और अजय दिवाकर के नाम भी लिए। इसके बाद पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर अलग अलग पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस के सामने जो घटनाक्रम आया उसके मुताबिक 20 मई 2026 की शाम को पवन के घर लौटने से पहले कुछ लोग पहले से ही घर के अंदर मौजूद थे। पुलिस का आरोप है कि पहले से एक योजना बनाई गई थी जिसके तहत पवन की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जानी थी। जांच में संपत्ति से जुड़े संभावित मकसद की भी पड़ताल की गई। पुलिस के अनुसार जैसे ही पवन घर पहुंचा उस पर हमला किया गया। आरोप है कि पहले उसे काबू में किया गया, फिर उसके हाथ पैर बांधे गए और उसके साथ मारपीट की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर जांच एजेंसियों का दावा है कि उसे कई बार बिजली का करंट दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। इसके बाद घटनास्थल को इस तरह दिखाने की कोशिश की गई कि मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत हो। इन सभी बिंदुओं की पुष्टि के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को भी जांच का हिस्सा बनाया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा। यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है
कि किसी भी संदिग्ध मौत की सच्चाई तक पहुंचने के लिए निष्पक्ष जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। अंतिम सच अदालत के फैसले से ही तय होता है। यदि इस मामले पर आपका कोई विचार है तो उसे कमेंट में जरूर साझा करें। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।